कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो हम शायद अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि आपको साइट पे जाने के बाद वो फेस करनी पड़ती है? साइट पे जाने के बाद फेस जो हमें करना पड़ता है सबसे पहले एक बजट। इन बजट ऑन टाइम हमने हाँ, प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है। ठीक है। हमारे लिए जो एक टाइम फ्रेम बाँध दिया जाए, वो कहते हैं ना एक क्लॉक चला दिया जाए भाई टिक टिक इस तरह ये करना है, इस पे आपने ख़त्म करके देना है आपको, ओके। ठीक है? जब वो हमारे लिए एक शुरू होता है हमें चैलेंज मिल जाता है कि भाई हमने इस टाइम फ्रेम में रह के अपना काम सारा कंप्लीट करना है और इन बजट रहना है। हाँ, प्लानिंग सबसे बहुत ज़रूरी है। एक साइट इंजीनियर जो होता है, वो हाँ। प्लानिंग के बेस पे चलता है। विदाउट प्लानिंग कभी भी नहीं चलता। वो साइट इंजीनियर ही ना काउंट करे जो प्लानिंग के बगैर हाँ, काम करे। वो तो फिर देसी जुगाड़ वो तो किसी मिस्त्री को भी खड़ा कर दे, वो भी करवा लेगा। अच्छा, इतना तो वो भी करवा लेता है। कोई एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि जो हर कॉन्ट्रैक्टर है या हर कंपनी है जो वो उसको एक सख्त असूल बना ले, हुँ। कि इसके बगैर काम नहीं करना, जिसका दोनों को फ़ायदा हो, क्लाइंट को भी हो और कंपनी को भी हो? उसमें मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले हम अपने जो ग्रेक है ना, हाँ, बिल्डिंग की जो बुनियाद है, स्ट्रक्चर है, हाँ। उस पे अच्छी अपनी तवज्जो दें। आप लेबर की प्रोग्रेस को कैसे मेज़र कर रहे होते हैं कि ये एक 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये टेक्निकल है कि नहीं। ऐसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मतलब एक्सपीरियंस लेबर, अच्छी लेबर हुँ, होती है। एक होता है नॉन टेक्निकल लेबर्स होती है। समझाना तो सारा सिविल इंजीनियर नहीं होता। ऐसे ही है। इसको आप कैसे करते हैं और एक लेबर की पर डे की प्रोग्रेस को आप कैसे काउंट कर रहे होते हैं? देखिए लेबर को मैनेज करना ना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, अलबत्ता इसको प्रॉपर प्लानिंग करके हाँ, और हाँ। टास्क उनको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए जाएँ, हाँ तो जी। वो अ, हमारे बचत कर सकते हैं। क्लाइंट को कैसे सैटिस्फाई करते हैं कि उसकी साइट के ऊपर वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा? क्योंकि क्लाइंट तो डेली नहीं ना आ सकता। साइट पे ऑनलाइन कैमरा एक्सेस देते हैं, ठीक हो गया। 24 वॉइस घंटे वाला देते हैं या दूसरा देते हैं? दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर देते हैं, कैमरा इनको देते हैं, जो जिसमें लाइव बैठ के 24 घंटे साइट की एक्टिविटी देख रहा होता है, उसको डेली प्रोग्रेस हम उसको व्हाट्सएप पे एक्चुअली ग्रुप बने होते हैं, उसमें अच्छा। व्हाट्सएप डेली अपडेट दे रहे होते हैं, आपको भाई स्टेज पे घर पहुँच गए, स्टेज पे घर पहुँच गए। कॉन्ट्रैक्टर हमेशा कह रहा होता है कि सर ये सरिया और सीमेंट एक ही क्वालिटी के हैं, ब्रांड्स में कोई फ़र्क नहीं है, तो क्या ये बात नहीं, ठीक है? ये गलत। देखिए, जो सीमेंट है उसकी अपनी ख़ुसूसियत हर हर कंपनी का हर अलग है, एक ठीक है। ठीक है। स्टील हाँ। 60 ग्रेड भी है, 40 ग्रेड भी है हमारे पास, उनकी अपनी टेंसाइल वगैरह टेस्ट टेस्ट वगैरह होती है। नहीं, देयर इज़ बिग डिफरेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अरबाब इनायत टीआरटी के प्लेटफ़ॉर्म से। आज हम डिस्कस करेंगे कि घरों की कंस्ट्रक्शन में एक सिविल इंजीनियर या साइट इंजीनियर की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और वो किन-किन चीज़ों को चेक कर रहा होता है और किस चीज़ का कोई भी अगर कोई फ्लॉ आता है, तो वो उसको किस तरह कंट्रोल करता है। एक नॉन प्रोफ़ेशनल बंदा जब भी कोई घर बनाने लगता है, तो उसको एक साइट इंजीनियर की ज़रूरत क्यों होती है? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नौमान साहब। नौमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें बताइएगा कि माशाल्लाह से आपका कितना एक्सपीरियंस है और अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने डिलीवर किया है, वो कौन-सा है? मेरा अभी तक का तकरीबन साढ़े 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है ओके। और मेरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो लेक सिटी में विला बनाया था और वो तकरीबन 22 कनाल का प्रोजेक्ट सब में विला था, वो अच्छा, बनाया था सबसे। 22 कनाल का जो विला है, वो आप जस्ट ग्रे या नहीं, वो फिनिशेस भी फिनिशिंग कंप्लीट? के तक डिलीवर करके उसको आया मैं। अच्छा, आप पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करके जी, आए हैं। पूरा प्रोजेक्ट। ओके। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएँ कि जब भी हम किसी भी साइट के ऊपर जाते हैं, तो एक सिविल इंजीनियर जो होता है, वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जाके उस साइट के ऊपर क्या चीज़ नोट करता है? से एक्चुअली सबसे पहले तो ये चीज़ें नोट की जाती है कि ड्राइंग पे प्रॉपर जो अप्रूव क्लाइंट की तरफ से एक सेट है वो मौजूद है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ड्राइंग चेक की जाती है। ठीक उसके है। बाद सेकंडली जो ड्राइंग में स्पेसिफिकेशन वगैरह मेंशन की गई हैं, उसके ऊपर काम वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट जो है सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको चेक किया जाता है, बिल्डिंग के अलाइनमेंट्स वगैरह उसमें डायगोनल वगैरह ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं कि बिल्डिंग एज़ पर ड्राइंग है या नहीं है चल रही उसमें। अच्छा मुझे ये बताएँ कि इसके साथ-साथ एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, सबसे जो बड़ी बेस होती है किसी भी घर को, किसी भी प्लाज़े को बनाने की होती है, वो फाउंडेशन होती है। जी, ऐसे ही है ना ड्राइंग के बाद हम ऐसे ही, आते हैं फाउंडेशन की तरफ, बिल्कुल। जो एक्चुअल हम चीज़ कर रहे हैं। तो फाउंडेशन में कौन-सी गलती है, जो मोस्टली कहीं पे भी आपने देखा है जो लोग करते हैं और वो नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो हम जो मेजर इश्यू है वो सॉइल टेस्ट। ओके, सॉइल को हम मद्देनज़र नहीं रखते, वो हम ऐसे ही बिल्डिंग बनाना शुरू करें। ओके, सॉइल टेस्ट सबसे पहले ज़रूरी होता है, उसके बाद जो बिल्डिंग है उसके लोड के हिसाब से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है। जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन में उसमें डेप्थ होती है, उसके मुताबिक हम उसकी फाउंडेशन को एक्सकवेशन नहीं कर पाते, उस हिसाब ठीक से हम है। उसके चुनाइयाँ वगैरह नहीं करते, जिसकी वजह से ये हमें सबसे बड़ा मसला था और प्रॉपर जो सुपरविज़न है ना, वो हमें रिक्वायर्ड होती है बिल्डिंग पे फाउंडेशन के दौरान। अच्छा, आपने ना अभी एक लफ्ज़ बोला है सॉइल टेस्टिंग। ये सॉइल टेस्टिंग होती क्यों और ये ज़रूरी क्यों है? सॉइल टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि आया ये ज़मीन जो है जिस पे हम इतना लोड डाल रहे हैं,
क्या ये इस लोड को बेयर कर सकती है कि नहीं कर सकती। अगर वो बेयर कर सकती है तो हम उसके अलग प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, और जो अगर नहीं बेयर कर सकते उसके लिए अलग हम उसके सेफ्टी मेजर्स करते हैं बिल्डिंग को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी हमने बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, उसके ज़रूरत बगैर हम बिल्डिंग को ना ना बनाएँ। बनाएँ, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। अच्छा, इसी के साथ-साथ एक और चीज़ है कि जो एक मटेरियल है, जी। आप एक जगह की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक घर बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है उस बिल्डिंग को बनाने में? बेसिकली जो मटेरियल की क्वालिटी है, वो मतलब ये है कि बुनियाद है, ठीक है? अच्छा, बिल्डिंग की बुनियाद है, उसकी देर पार ड्यूरेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है। देखिए, हम फिनिशिंग पे तो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो कि बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे ईंट हो गया, सरिया हो गया, बजरी हो गई, सीमेंट मिक्स डिज़ाइन हो गया, कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन हो गया, इस पे हम तवज्जो इतना ख़ास नहीं दिया जाता है। हम बिल्डिंग को वो कहते हैं ना, सुर्खी पाउडर करने पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, हम जो कि फिनिशेस की फिनिशिंग की तरफ तरफ ज़्यादा ज़्यादा जाते हैं। फिनिशिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे हम जो फिनिशिंग के तो बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं। साल 2 साल बाद हमें पेंट पसंद नहीं आता, पेंट को चेंज कर दिया, कोई ये टाइल पसंद नहीं, टाइल उखाड़ के चेंज, लेकिन बेसिकली पूरे स्ट्रक्चर को जो चेंज करना है, वो हमारे लिए सबसे पेनफुल है। तो एक पूरे स्ट्रक्चर पे जितना पैसा लगा होता है, वो उसको पूरे बिल्डिंग को डिमोलिश करके दोबारा नहीं खड़ा किया जा सकता, वो ज़्यादा पेनफुल होता है हमारे लिए। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी मेजर चीज़ है, मतलब मैं एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ लेट्स सपोज़, या मुझे क्वालिटीज़ का नहीं पता, एक आम आदमी है। हुँ। किसी भी फर्दर बंदे ने आपको एक काम दिया है कि जी मैंने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी, तो वो अपना जो मटेरियल है, उसकी क्वालिटी को कैसे चेक कर सकता है, इंश्योर कर सकता है कि आया कि आपका सरिया एक नंबर आया, आपकी जो ईंट लग रही है वो एक नंबर है, आपकी जो सीमेंट लग रहा है वो एक नंबर है, वो उसकी क्वालिटी को कैसे मेज़र कर सकते देखिए, स्टील को चेक करने के लिए उसके टेस्ट किए जाते हैं। हैं? ठीक ओके, है, उसका टेंसाइल टेस्ट होता है, टॉर्शन टेस्ट होता है, ये टेस्ट किए जाते हैं। हुँ, बेसिकली जो एक आम सा आदमी है जिसको इन चीज़ों का नहीं पता, हाँ जी, वो जैसे ही कंपनी के ग्रेड्स वगैरह चेक किए जाए, कंपनी सप्लायर वगैरह चेक किया जाए कहाँ से आ रहा है, और हुँ, कंपनी से बेसिकली ये हमारा हक का डिमांड कर सकते हैं हम, कि यार हमें इस क्या टेस्ट रिपोर्ट दी जाए। बेसिकली कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो आम लोग हैं वो इस चीज़ की डिमांड नहीं करते। वो जाते हैं शॉप से सरिया उठाते हैं, दुकानदार ने जो कह दिया उसको, भाई हाँ, ये स्टील अच्छा है, वो सरिये चलेगा। में भी तो हेरा-फेरी तो हो रही सरिये में होती है आप हेरा-फेरी है। देखिए, बेसिकली जो 60 ग्रेड है, हाँ, उसका जो वेट होता है बाय वेट, वो तकरीबन 3 सूत्र का जो सरिया है, वो 6 किलो 800 ग्राम का है, ओके, ठीक है? और एक लेंथ फुल भी लेंथ होती है? एक पूरी 40 फुट की लेंथ का च 6 किलो 800 ग्राम वेट है उसका, ओके, ठीक है? और हम ये अगर वो चीज़ें उससे हम कम है तो? अगर हम उससे कम है तो उसमें कोई इश्यू है, ठीक है? उसमें मसले हैं। और 40 ग्रेड है, वो 12 किलो के पे चल जाती है, 10 से 12 किलो। लोग जो हैं, जो स्टील का वेट तो पूरा करवा देते हैं, लेकिन वो एंड पे जाके एक बंदा है, वो जैसे रफली बंदा है, उसको किसी ने कह दिया जाके भई 1 टन स्टील लेके आए, हाँ, ठीक है? अब वो दुकानदार क्या करता है कि 1 टन स्टील तो उसको पूरा कर देता है, लेकिन ऐसे ही है। 40 ग्रेड में जब पूरा करके देता है, उसमें लेंथ की क्वांटिटी कम हो जाती है। हाँ, ऐसे ही होता है। ठीक है, और 60 ग्रेड में लेंथ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जो हाँ, 60 ग्रेड में टन सरिया नहीं लगता, वो कम लगता है बेसिकली। ठीक ठीक है, है, ये चीज़ इश्यू आता है। सेकंडली जो ईंट है, ईंट को जो चेक करने के लिए लेट्स सपोज़ जो एक ईंट है, उसका वज़न होता है 3 साढ़े 3 किलो आगे वज़न। ठीक उसकी है। वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट की जाए। अगर ईंट का वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट ये होता है कि ड्राई ईंट का पहले एक वज़न किया जाए, वो लेट्स सपोज़ आज ये 3 किलो होगी। हुँ, ठीक है, 3 उसको 24 घंटे के लिए पानी में रखा। उसने ठीक है। ऑलमोस्ट तकरीबन 15 से 20% पानी अब्ज़ॉर्ब करना था, या तो वो चले साढ़े 3 तक चली जाती है, या पौने 4 तक तकरीबन इतने ठीक। उसका पानी वेट कर लेती है उसको। ठीक है, अगर वो उससे ज़्यादा करे, अच्छा, मुझे अगर इसमें इसी में एक चीज़ मैं आपको ज़रा, मैं एक आम बंदा, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, ये प्रैक्टिस मैं तो कर नहीं सकता। हुँ, तो फिर इसका क्या हल है कि मैंने तो घर बनवाना है ना? आपने घर बनवाना है तो देखिए ईंट है ना, ईंट तो हम उठाते हैं किसी भी क लोड पर चीज़ पे रखें, उस कंधे पे रखें, उसका वेट चेक कर लें। ठीक है, ओके, वेट एक पानी के टब में भिगो दी ईंट को। जब ईंट को ओके, पानी को 24 घंटे के लिए रखी, वो निकाल ली। ठीक है, जो निकाली उसका वेट किया, 15 से 20% उसने पानी जज़्ब किया होता है। अगर वो इससे ज़्यादा करती है, वो दोम क्लास में चली जाती है ईंट। ठीक है, ओके। और ये अव्वल ईंट का है, इस तरह और से। एक और भी वो खग्गर ईंट होती है, वो वो किस क्वालिटी में आती है वो आपकी? जब ईंटों को ज़्यादा मतलब तपिश मिल जाए, बर्न हो जाए, वो इस सेंस में चली जाती हैं वो चीज़ें। अच्छा। अच्छा ना, एक बड़ा मेजर इश्यू होता है, हम लोग एग्रीमेंट तो कर लेते होते हैं हुँ। किसी भी चीज़ का कि ये फलाँ चीज़ है, इसको हम इस तरह कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ड्राइंग देख ली, लेकिन मोस्टली प्रोजेक्ट आपके जो है वो बजट से बाहर हो जाते हैं, उसकी रीज़न? ये जो है, ये तो सबसे मेजर इश्यू ना हमारा जो चल रहा है। इसमें मसला ये होता है कि देखें, प्रोजेक्ट की जो माइनर से माइनस है, हम बड़ी कॉस्ट को मेज़र करते हैं। उसमें जो मिसलेनियस एक्सपेंस होते हैं, वो कोई देखता ही नहीं है उसको। मिसलेनियस एक्सपेंस जो हैं, वो ज़्यादा कॉस्ट निकल जाती है ऊपर इस वजह से। देखिए, हम तो सबसे पहले जब डिले होता है प्रोजेक्ट में, हाँ, कॉस्ट ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक प्रॉपर है, प्लानिंग नहीं होती, कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं काउंट की जाती, जिस वजह से प्रोजेक्ट ऊपर चला जाता है। और दूसरा जो होता है रीवर्क, जब क्लाइंट आ जाता है, क्लाइंट कहता है भई मैंने यार इसको ये दीवार इधर नहीं इधर कर दे, इधर इस तरह डिज़ाइन कर दे। जब वो चेंजेस चेंजेस रिव्यू में करवाते हैं, चली रिव्यू जाती पे है। चले जाते हैं, और ड्राइंग को सबमिट करवाने के बाद जब रिव्यू पे जाते हैं, चेंजिंग करवाते हैं,
तो प्रोजेक्ट हमारा उस पे जाती है और कुछ होता है जो मतलब 5 से 10% रेट वेरिएशन होती है, वो उतना वो मार्केट चलता रहता है, फ्लक्चुएशन ठीक मार्केट हो में होती गया। रहती है। अच्छा मुझे एक बात बताएँ कि घर को बनाते वक़्त जो लोग हैं, वो मोस्टली ये गलती करते हैं बचत कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन में कहीं न कहीं पे ना कौन-सी ऐसी जगह है वो जहाँ पे पैसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं? बचत सबसे पहले तो हमारे वाटर प्रूफिंग का कंसेप्ट ही नहीं है किसी ये एरिया में, ओके, ठीक है? वाटर प्रूफिंग तो जो हम लोग मस्ट है, करते ही नहीं हैं। करते ही नहीं। वाटर प्रूफिंग एक मेजर है, बिल्डिंग क्या कहते हैं जब पानी लग गया, वो देख हो गया तो वो तो बिल्डिंग खत्म। वाटरप्रूफिंग मेजर कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे करनी चाहिए? इंश्योर है कि इसके बगैर गुज़ारा है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले हमारी तो डीपीसी आ जाती है, ठीक ठीक है? है, डीपीसी वो तो नीचे से सीपेज को कंट्रोल करने के ठीक लिए हो गया। हॉरिज़ॉन्टल डीपीसी आ गई, वर्टिकल डीपीसी आ गई, ठीक है? ओके, उसके बाद जहाँ हमारे जितने वॉशरूम्स वगैरह हैं, वॉशरूम में पानी का आपको पता है मोस्टली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम वॉशरूम्स के वाटर प्रूफिंग नहीं करते क्योंकि उनके टाइल में अक्सर ग्राउटिंग वगैरह निकल जाती है। ग्राउटिंग निकलने की वजह से दीवारों पे सीपेज वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, जो ये नुकसान देती है, ठीक ठीक। है? उसके बाद स्टील है, स्टील में भी सब करते हैं और कि यार मोस्टली आपको पता है लोग हमें जो पता है कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लोग पता है क्या कहते हैं? सर ये ज़मीन के अंदर से है तो इस वजह से इसका कोई हल है ही नहीं। नहीं, ज़मीन के अंदर से भी जो है ना, उसका हल ज़रूर होता है। एक चीज़ के जब रास्ते में ब्लॉकेज दे दी गई ना, जब ब्लॉकेज आ गई तो फिर खत्म। उसमें मैंने तो जो सुना था एक में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक टर्माइट करते हैं। टर्माइट टर्माइट तो के बाद फिर डबल डीपीसी डालते जी, हैं वो फिर डब हाँ, वो तो एक हॉरिज़ॉन्टल डीपीसी हो गई, एक वर्टिकल डीपीसी हो गई, हाँ, वो इसको प्रूव करने के लिए। उसके ऊपर कोई लेयर भी आई वो थिंक बिटुमेन की होती है। लेयर होती है, फिर पॉलीथीन शीट वगैरह डालते हैं हम उसको ये करने के ये लिए। प्रिकॉशंस ये होती हैं जी, जिसके ऊपर प्रिकॉशन है, आप लोग ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा मतलब ये सारी चीज़ें तो इसमें इंक्लूड हैं कि जिसकी वजह से आप लेकिन हमें लोग मोस्टली कह रहे होते हैं कि सर ये नहीं हो सकता। हुँ, वो वहाँ पे बचत कर रहे होते हैं। ये बचत कर रहे होते हैं। ऐसा दुनिया में कितनी कौन-सा है ना बचत कर रहे हैं? कुछ ये बिल्कुल माइनर से खर्चे होते हैं। माइनर से अखराजात होते हैं जिनको बचा रहे होते हैं। ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होते। लोग कहते हैं हाँ, क गुज़ारा चल जाएगा और कुछ लोग कह रहे हैं कोई नहीं कुछ नहीं होता, ये चल जाएगा, ये नहीं होते। ये चीज़ें होती हैं। ये मतलब माइनर से होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 चलेंगे, 20,000 बच जाएगा, इतना ही हाँ होता है, यार। इससे नहीं होता। अच्छा माशाल्लाह से आप साइट सिविल इंजीनियर हैं, आपको कोई 10 इयर्स का तजुर्बा है। कौन-सी ऐसी मुश्किलात हैं जो हम शायद अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि आपको साइट पे जाने के बाद वो फेस करनी पड़ती है? साइट पे जाने के बाद फेस जो हमें करना पड़ता है सबसे पहले एक बजट। इन बजट ऑन टाइम हमने हाँ, प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है। ठीक है। हमारे लिए जो एक टाइम फ्रेम बाँध दिया जाए, वो कहते हैं ना एक क्लॉक चला दिया जाए भाई टिक टिक इस तरह ये करना है, इस पे आपने ख़त्म करके देना है आपको, ओके, ठीक है? जब वो हमारे लिए एक शुरू होता है हमें चैलेंज मिल जाता है कि भाई हमने इस टाइम फ्रेम में रह के अपना काम सारा कंप्लीट करना है और इन बजट रहना है, बजट के अंदर रहना है, बजट अगर आउट होगा तो वो भी डिस्टर्ब हमें करता है। दूसरा साइड पे अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं, जो ड्राइंग के साथ मैच नहीं करते, उनको भी जी। रिज़ॉल्व करना होता है। ये मेजर चीज़ होती है हमारी। अच्छा लेबर एक बहुत मेजर एक चीज़ है। आप लेबर की प्रोग्रेस को कैसे मेज़र कर रहे होते हैं कि ये एक 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये टेक्निकल है कि नहीं। ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एक्सपीरियंस लेबर अच्छी लेबर हुँ, होती है। एक होता है नॉन टेक्निकल लेबर्स होती है। समझाना तो सारा सिविल इंजीनियर नहीं होता। ऐसे ही है। इसको आप कैसे करते हैं और एक लेबर की पर डे की प्रोग्रेस को आप कैसे काउंट कर रहे होते हैं? देखिए, लेबर को मैनेज करना ना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, अलबत्ता इसको प्रॉपर प्लानिंग करके हाँ, और हाँ। टास्क उनको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए जाएँ, हाँ तो जी। वो अ, हमारे बचत कर सकते हैं इसमें क्योंकि हम प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट किया जा सकता है। हाँ, जब तक प्रिकॉशंस ना दी जाएँ लेबर को प्रिवेंटिव उनको कॉशंस ना दिए जाएँ, तब तक ये हमारा मैनेज नहीं हो सकता। लेबर ने अपनी मर्ज़ी से काम करना होता है। उनको काम बताएँगे तो वो करेंगे। जब तक हम उनके ऊपर एक प्रॉपर फ़ोरमैन या कुछ सुपरवाइज़र वगैरह नहीं डील करने के लिए छोड़ेंगे, हमें प्रोजेक्ट में सबसे जो मेजर आ जाता है लेबर को मैनेज करने के लिए, हमारे पास चीज़ें सब पड़ी हों। जब लगाने के लिए कोई बंदा ही नहीं है हमारे पास, लेबर ही मैनेज नहीं है, प्रॉपर स्किल लेबर ही नहीं है, तो हाँ। हम इसको कहाँ जाएँगे? टाइम हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। ये नहीं है कि हमने चीज़ें ला के रख दी, वो ऑटोमैटिकली लग जाएँगी, आपने एक ऑटोमैटिकली नहीं लगते। लेबर को बताया हुँ, कि ये काम करना है, शाम को आते हैं आप हुँ, या 6 घंटे बाद आते हैं तो वो काम नहीं होता तो उसका कॉस्ट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। उसका फिर क्या हल है? कि उस आपने लेबर को काम दिया उसने किया ही नहीं। उसका ये आपका 1 डे ज़ाया गया। एक दिन हमारा दिन भी ज़ाया गया, लेकिन लेबर का तो कोई नहीं, लेबर हाँ, ने तो अपनी वो करना दिहाड़ी लेके साइड पे हो जाना है। हाँ। ठीक है, हमारा जो इश्यू आता है, हमारा दिन भी ज़ाया गया, हमारी कॉस्ट भी इफ़ेक्ट हुई, ठीक है? वो हमारा 1 दिन का काम 2 दिन पे चला गया। आप उसको लेबर को कोई फ़ाइन करते हैं? क्या करते हैं? उससे देखिए, काम कैसे लेते लेबर को सबसे पहले हमने उनको जो ऊपर बंदा छोड़ा होता है, ठीक है भाई? उनसे हमने डिटेल पूछते थे। हमने वर्क प्रोग्रेस जैसे उनसे लेनी होती है। ओके, वो देने का इसका ज़िम्मेवार है, ठीक है? सबसे पहले तो लेबर को वार्निंग दी जाती है, ठीक है? एक आधा चांस हम उनको दिया जाता है, ठीक है। ठीक है? कोई कभी-कभी लेबर कर जाती है बीच में, कोई एक आधा रेगुलर बेसिस पे जो करे तो हम उसको साइड पे कर देते हैं, भई नहीं, आप हमारी समझ में नहीं आ रहे। अच्छा आप क्लाइंट को कैसे सैटिस्फाई करते हैं कि उसकी साइट के ऊपर वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा? क्योंकि क्लाइंट तो डेली नहीं ना आ सकता।
कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आइडिया हो कि क्लाइंट अपनी डेली की प्रोग्रेस देख रहा हो कि मेरा घर यहाँ पे पहुँचा है, कोई देखिए, हम कैमराज़ या कुछ इस तरह बेसिकली की? हम साइट पे ऑनलाइन कैमरा एक्सेस देते हैं, ठीक हो गया। जो भी वॉइस वाला देते हैं या दूसरा देते हैं? दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर देते हैं, कैमरा इनको देते हैं, जो जिसमें लाइव बैठ के 24 घंटे साइट की एक्टिविटी देख रहा होता है, उसको डेली प्रोग्रेस हम उसको व्हाट्सएप पे एक्चुअली ग्रुप बने होते हैं, हाँ, उसमें व्हाट्सएप डेली अपडेट दे रहे होते हैं, आपको भाई स्टेज पे घर पहुँच गए, स्टेज पे घर पहुँच गए। हम वो डेली बेसिस पे ना अपलोड कर रहे होते हैं और क्लाइंट को भी घर बैठे देख रहा होता है। क्योंकि आज के बाद लोगों के पास टाइम नहीं है। हाँ, टाइम ये तो बचाने के है। लिए ये चीज़ वो हमने करा है। कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर्स दे को रहे हम हैं। देते हैं, हम उसको भाई कैमरा एक्सेस दे देते हैं, उसका हाँ। मोबाइल पे आजकल स्मार्टफ़ोन है, उसके पास वो उसमें देख रहे होते हैं सब चीज़ें ना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर हमेशा कह रहा होता है कि सर ये सरिया और सीमेंट एक ही क्वालिटी के हैं, ब्रांड्स में कोई फ़र्क नहीं है, तो क्या ये बात नहीं, ठीक है? ये गलत। देखिए, जो सीमेंट है उसकी अपनी ख़ुसूसियत हर हर कंपनी का हर अलग है, एक ठीक है। ठीक है। स्टील है, स्टील हाँ, 60 ग्रेड भी है, 40 ग्रेड भी है हमारे पास। उनकी अपनी टेंसाइल वगैरह टेस्ट टेस्ट वगैरह होती है। नहीं, देयर इज़ बिग डिफरेंस बिटवीन हर मतलब चीज़। आप मतलब वो जो कहते हैं ना नहीं, कि वो सर ये गलत, वो सेम नहीं ही नहीं चीज़ गलत है, है, देखिए गलत है। मतलब कोई ब्रांड मैंने लगाना है आपको तो इसकी जगह ये वाला हाँ, लगा नहीं, दें, सर ये देखिए चल मैंने आपको जाएगा। एक छोटी-सी मिसाल पहले दी है, जैसे हमारे पास 12 एमएम का स्टील है, 300 रुपए का स्टील है, ठीक है ना? इसका जो वेट है 60 ग्रेड में, वो 6 किलो 80 6 किलो 800 ग्राम है और ठीक है। वही जो 40 ग्रेड में चाहे तो 10 किलो है, ठीक है? 10 से 12 किलो के तो बीच में उसका वेट आ जाता है, ठीक है? जो हमारे पास 60 ग्रेड में 470 का वेट है, वो हम 370 का उसमें ले रहे हैं। ओके, ये ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 किलो का फ़र्क है वेट। ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेरे बेस फ़र्क है ना, इसलिए ये तो ये है। क्लाइंट को तो ये नहीं क्लाइंट पता को नहीं होता पता, ना? देखिए ये ठेकेदार ने कहना है भई मैंने ये लगा दिया, मैंने ये वो कहता है वो 40 ग्रेड में उनको 470 का सरिया लगा के दे देता, कहना इसका वज़न भी ज़्यादा है। देखिए, जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है, उसके डिज़ाइन से आप ज़्यादा इसके ऊपर वेट डालेंगे तो वो तो कोलैप्स ही करेगी। ऐसे ही है। ठीक है, बिल्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है और उसके लोड के हिसाब से उसमें स्टील डिज़ाइन होता है। वो कहना है ऐसे अंधाधुंध सरिया स्टील तो नहीं डाल सकते ना उसमें। तजर्बे से ये साबित हुआ कि आपके कॉन्ट्रैक्टर का ईमानदार होना भी ज़रूरी है। ये बिल्कुल है। ऐसे ये है कि है, नहीं है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज़ आती है इसके मिड में कि आपका जो क्लाइंट है ना, मोस्टली ये होता है कि उसको आफ्टर थॉट्स आ रहे होते हैं एक ड्राइंग कंप्लीट होने के हुँ, बाद। आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, कंस्ट्रक्शन के मिड में उसने कह दिया जी मैंने तो ये चेंजेस करवाने। हुँ। उसका आपके प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? आपकी कॉस्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? ओवरऑल क्या आप इसको किस तरह करते हैं? जब आफ्टर थॉट्स आते हैं ना, सबसे पहले तो क्लाइंट्स को कहते हैं ना वो आफ्टर थॉट्स जो होती है ना, वो क्लाइंट ही बियर करता है, ओके। ठीक है? क्योंकि एक जब एग्रीमेंट हो जाए किसी के हाँ, साथ भाई ये आपने डिमांड वो तो क्लाइंट की है ना, हाँ जी, ठीक है? ऐसे। और उस पे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और डिले भी होता है क्योंकि एक चीज़ जब बन गई है, देखिए एक चीज़ है सीधी-सीधी हम बना रहे हैं, हाँ जब जी, उसको बनाई जाए तो उस पे टाइम कम लगता है इन ऐसे ही है, केस के दूसरा पहली चीज़ को डिसमेंटल करके दोबारा बनाना। वो ऐसे ही है। वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से टाइम भी अगर आप मिसाल के तौर पे एक चलता काम है, ठीक है? हाँ, क्लाइंट आके कहते हैं, "भई ये दीवार मुझे इधर नहीं चाहिए, यहाँ पे रोक दो।" हाँ। अब उस पे करने के लिए सबसे पहले तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं, कि भई अब इसको अब कैसे इसको लेके कैसे चल करना है? अब इसको कैसे लेके चलना है? अब ये वो ड्राइंग सेट की है। ड्राइंग से हट गई है, ठीक है? उसको पहले सबसे ड्राइंग पे इम्प्लीमेंट कर आया कि होगा भी कि नहीं होगा? उसको पहले चेक किया ओके, जाता है। जब उसको होगा या नहीं होगा ये भी किया जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर उसको हम चेक करते हैं इसको लेके कैसे चलना है। तो इन चीज़ों में जब एक चलते हुए काम को रुक जाए जैसे गाड़ी है, गाड़ी को 100 की स्पीड पे चला रहे हो कंटिन्यूअसली चल रही है। आप जैसे उसको ब्रेक लगाएँगे वापस 100 पे जाने के लिए उसको टाइम तो हार्ड है कि नहीं है? ऐसे सेम ही है। यही कंस्ट्रक्शन में भी वर्क है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ आ जाती है कि आपके ना चीज़ें चल रही होती हैं, एक ना सेफ्टी मेजर्स होते हैं किसी भी साइट्स के हुँ। ना, बेसिक आपने कोई रूल सेट किए हुए होंगे कि वो क्या-क्या होने चाहिए? अगर वो नहीं होंगे, तो बाद में क्या नुकसान बेयर करना पड़ता है? देखिए हमारे तो सेफ्टी जो कहना है सेफ्टी मेजर्स पे सबसे ज़रूरी है। देखिए सेफ्टी हेलमेट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, शूज़ हो गए, ओके, ये चीज़ें सबसे पहले लेबर के लिए होना ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं हम अक्सर साइट पे देखने को मिलता है, ये नहीं कि नहीं देखने को मिल रहा है कि ओपन वायर्स पड़ी होती है करंट की। ओपन वायर बिजली चल रही है, किसी का पाँव आया तो कुछ शायद ये नुकसान करते हैं, हाँ, ऐसे ठीक ही है। है। ये होता है हेलमेट्स नहीं होते, कोई स्कैफोल्डिंग पाइप है ऊपर से आता है, हेलमेट्स इन केस सर पे नहीं होता है, कोई फोल्डिंग पाइप लगे, कोई जॉइंट लग गया, वो ईंट ही ऊपर से आ जाती है, तो ये भी नुकसानदेह है, ठीक है, आप कॉस्ट एक इफेक्ट करते हैं। स्लैब डालते हैं लेंटर की, जी, ऐसे ही होता है? ऐसे ही है। उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? देखिए, उसकी मिनिमम थिकनेस चेंज होनी चाहिए। अगर 6 से कम है तो? 6 से 5 तक बियर कर लेते हैं, लेकिन कितने 6 से? 6 5 साढ़े 5 6 इतना तक होती है इसकी अगर साइज़। इससे कम हो? इससे कम नहीं चला सकते हम उसको। ज़्यादती है फिर ये जाती है बिल्डिंग अगले के साथ, बंदे के साथ? क्योंकि अगले बंदे के साथ भी जाती है, दूसरी भी है, क्योंकि इसमें स्लैब के ऊपर जब लोड आता है, तो हाँ। फ्लक्चुएशन करती है, स्लैब हिलती है। जब उसे पाँव अक्सर आपने देखा होता है, जब वो घरों की छतों पे चलते हैं, लोग कहते हैं नीचे से सपोर्ट दे देंगे। और नहीं, नीचे सपोर्ट कुछ नहीं होता है, ऐसे ही चीज़ें बातें हैं हम एक सारी। दीवार को नहीं, नहीं, 4 ऐसे इंच अब वाली को 9 इंच नहीं, वाली नहीं, कर वो कुछ देंगे। भी नहीं होता है ऐसे। देखिए, जो ऐसे कुछ जो है? जो एक है नहीं, ऐसा कुछ इसमें नहीं। कितनी की बचत हो जाती होगी जो एक स्लैब का इंच कम कर दिया?
अगर आप 2 बोरी कंक्रीट खा लेंगे, 2 बोरी का खा लेंगे, तो सरिया 1500 कितना? 3000 सरिया तो वही रहना ना, सरिया तो सरिया वही तो रहना, वही। थिकनेस है ना, कंक्रीट है ना, उसमें हमने अब देखिए स्टील तो जाल बाँध दिया हमने उसका, स्टील तो बाँध दिया, लेकिन अच्छा। हम अब हमें चाहिए सीमेंट है, फिर बजरी है, फिर स्टील रेत है, के रिंग के वो स्टील से याद आ गया आपकी मैं बात करूँ, स्टील के जो रिंग है आप जो सरिया बाँधते हो वो मिनिमम कितने गैप का होना चाहिए? 6-8 पे। अगर इससे ज़्यादा है? देखिए वो अब हर बिल्डिंग के स्पैन के पे डिपेंड करता नहीं, नहीं एक आपको दे दी गई, आपको ड्राइंग दे दी है। गई, लेकिन उसके मुताबिक नहीं हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्टर बीच में से वो कर जाता है। तो मैं वही बात कहूँ, स्लैब की फ्लक्चुएशन करेगी ना फिर भी। अब देखें, अब आपको उसके अंदर की जो स्टील है, वही सपोर्ट नहीं कर रहा। हुँ, उसके ऊपर अब चाहे वो चेंज का लेंटर आप भर दें, छत स्लैब और कर दें, ठीक है? ठीक तो वो है। स्लैब रिफ्लेक्शन करती है। तो अक्सर हमने देखा जब जैसे कम स्लैब भरते हैं, तो हाँ, छत पे बच्चे चल रहे होते हैं, नीचे से आवाज़ आ रही होती है, आवाज़ टूटा, आ रही है, तो ये वो उसकी वजह है। वो पूरी स्ट्रक्चर धमक वो आपकी पूरी चल रही धमक है। आ रही होती है। वो स्ट्रक्चर ब्रेक वगैरह नहीं हो होता। मतलब मिनिमम साढ़े 5 से 6 जी, बिल्कुल। आप 5 की तरफ भी ना जाएँ, आप हाँ, ये कहना ये चाह रहे हैं। जी, ऐसे ही है। अच्छा एक कोई भी बिल्डिंग है, हुँ। वो बन गई है, कंप्लीट हो गई है, ओके हो गई है। उसके बाद उसमें कौन से ऐसे इशारे हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि इसमें मटेरियल गलत लगा है या कंस्ट्रक्शन गलत? इब्तिदाई इशारे क्या होते हैं जिससे पता लग जाता है कि यार इब्तिदाई इसे इशारे ये होते हैं प्लास्टर में हेयरलाइन क्रैक्स या क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। अक्सर ओके। देखो घरों में वो क्रैक्स प्लास्टर रेशियो कितनी होनी 1-4 चाहिए? 1 इससे नहीं, कम इससे कम ज़्यादा नहीं होन रे नहीं, रेत नहीं डालनी। नहीं, नहीं, रेत नहीं, वो कहते हैं ना, लोग वो 1 6 का कर देते हैं, 1 8 का कर देते तो हैं। वो फिर जब वो कील लगाते हैं तो प्लास्टर भी तो बाहर ही आया था सारा, हाँ, ये भी है। ठीक है ना? ये होता है देखें, प्लास्टर में क्रैक आने शुरू हो जाते हैं, ओके। ठीक हो गया। फिर अक्सर हमने देखा होता है अक्सर के दरवाज़े बंद नहीं होते प्रॉपर, वो फँसना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। जब दरवाज़े फँसना शुरू करते हैं, तो ये मतलब प्रिवेंटिव इशारे होते हैं जो आपको वो दे रहे होते हैं कि भई ये अब बिल्डिंग में मसले आने शुरू हो गए हैं, ठीक है? सीपी जा रहेगी दीवारों पे। सीपी जाती है दीवारों पे, फिर उसके हाँ, बाद बिल्कुल। सीपी जाने शुरू होते हैं। फिर अक्सर होता है फर्श कंपैक्शन प्रॉपर ना हुई हो, तो हुँ। फर्श की आवाज़ आनी चाहिए, बोलना शुरू कर देता है फर्श, ये चीज़ें होती हैं। अगर ये इन कोई चीज़ें इशारों को अगर समझ लिया जाए, तो हम एक बहुत हादसे से बच सकते हैं, कुछ इससे ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं अपने घर। क्या बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट और सेफ्टी मेजर कॉन्ट्रैक्टर अपने रिटर्न में दे सकते हैं कि मैंने ये क्वालिटी दी थी, ये बिल्कुल चीज़ें देते दी हैं, हैं, बिल्कुल मैं देते इसकी हैं, ज़िम्मेदारी लेता हूँ। बिल्कुल देते हैं। कितनी मिनिमम कितने इयर्स की वो वारंटी देना चाहते देखिए, हैं? आफ्टर जो कुछ चीज़ें होती हैं, आफ्टर सेल सर्विस भी गारंटी जो है। देखिए वो 6 मंथ होती है, ठीक हाँ। हो गया? इसमें कोई ब्लॉकेज ये वो इधर कुछ ही पीछे नहीं, नहीं वो एक तो बिल्डिंग मटीरियल क्वालिटी की बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है कि इसका ये मटीरियल आप 50 साल बाद भी चेक करवाएँगे तो यही लगा हुआ है। इतना देते हैं। 50 देते साल हैं? देते हैं, बिल्कुल गारंटी देते हैं लोग। देखिए एक चीज़ है जब लग गई है, हाँ, उखाड़ के कोई लेके तो नहीं जा सकता ना, ऐसे ही है। ठीक है? अब जिसने एक चीज़ लगाई है, अब हाँ, सपोज़ करें मैंने घर बनाया, मैंने अपने घर में अव्वल ईंट लगाई है, हाँ। तो मैं उसको अगर 100 साल बाद भी चेक करूँ, तो वो अव्वल ही निकलेगी, अव्वल ईंट ही होगी इसके अंदर। लोग ये चीज़ करने से डरते हैं, वो देते नहीं हैं इस तरह की चीज़ें। तो जब ना की हो तो फिर 2 नंबरी डरना है, 2 नंबरी की तो फिर डरना पड़ता है ना। ये अच्छा दिक्कत कोई है। एक ऐसा मुझे चीज़ बताएँ, कोई ऐसी जगह बताएँ जहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्ट किया और उसको मैनेज किया हो और बड़ा टफ रहा हो आपके लिए? मेरे लिए सबसे जो टफ प्रोजेक्ट रहा है लेक सिटी का रहा है। अच्छा, लेक सिटी में तकरीबन ये 22 कनाल का प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है? 22 ये कनाल। विला बन रहा था हमारे पास। उसमें मुझे तकरीबन 8 मंथ का टाइम दिया गया था कि इस 8 मंथ में मतलब मैं ये बात करूँगा मई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में का हुँ, टाइम दिया गया था। इसमें हमने बजट को भी अपना मैनेज करना था और क्या टाइम फ्रेम इसको घर कंप्लीशन पे लेके जाना था। ग्रे से या ग्रे से, ग्रे कंप्लीट था? ग्रे तकरीबन कंप्लीट था उसका। ओके, ग्रे मतलब कंप्लीट आपको 1 ईयर का टाइम दिया गया था। 1 ईयर से कम 8 मंथ हैं। अच्छा मई मई से ना मई से आपको दिया गया था कि दिसंबर आपने तक इसकी फिनिशेस कंप्लीट करनी। करवानी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो वो उसका हमने तकरीबन प्लानिंग उसको करके अपनी प्रॉपर टीम के साथ बैठ के उसकी प्रॉपर प्लानिंग की है। हमने तकरीबन डबल शिफ्ट में लेबर भी काम किया, रात 2 बजे तक हमने काम को 2-3 बजे तक काम करवाया। डबल शिफ्टों में काम किया उसमें। क्या सीखा? उसमें सबसे पहले हमें जो प्रेशर हमारे पे आया उसका ये है कि प्रेशर के अंदर काम करना कैसे कैसे करते हैं। ये हमारी बहुत अच्छी ग्रूमिंग हुई इसके अंदर कि अच्छा, इन प्रेशर काम कैसे करना और क्वालिटी वाइज़ डेडलाइन पे कैसे काम करना कि डेडलाइन पे प्रॉपर टाइम कैसे पे काम प्रॉपर करना। टाइम पर बजट के अंदर रह के ये कैसे काम ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक मोस्टली प्रोजेक्ट ये होता है ना कि आपके साथ जब प्रेशर और चीज़ें हो रही होती हैं तो आपका बजट जो है वो ऊपर चला जाता है। वो बजट इसलिए ऊपर जा रहा होता है कि जब आपकी प्लानिंग ना हो। सही है। प्रेशर पे आके देखें प्रेशर हर काम का प्रेशर होता है, हाँ, लेकिन उसको प्लानिंग में लेके चले ना। प्लानिंग करेंगे तो अपना काम चलेगा ना। प्लानिंग विदाउट प्लानिंग मैं कहूँगा यार 4 बंदे इधर लगा रहे, 2 इधर लगा, 3 नहीं। हाँ, इस देखें तरह अब लोग एक ऐसे काम कर रहे लोग होते ऐसे कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं भाई बंदे ही फेंकने से काम। बंदे फेंकने से काम नहीं होता, काम प्लानिंग के हिसाब से काम होता है। अब एक जगह पे 2 बंदों का काम है, मैं वहाँ 4 लगाऊँगा, मुझे किसने समझदार कहना है?
किसी ने नहीं करना। तो ये बात होती है, इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। देखिए, जो सबसे प्रोजेक्ट प्लानिंग हाँ, प्लानिंग सबसे बहुत ज़रूरी होती है। एक साइट इंजीनियर जो होता है, वो प्लानिंग के बेस पे चलता है। विदाउट प्लानिंग कभी भी नहीं चलता वो काम। साइट इंजीनियर ही ना काउंट करे जो प्लानिंग के बगैर हाँ, काम करे। वो तो फिर देसी जुगाड़, वो तो किसी मिस्त्री को भी खड़ा कर दे, वो भी करवा लेगा। अच्छा, इतना तो वो भी करवा लेता है। देखिए, बेसिकली ये डिग्री तो होल्डर जो होते हैं, डिग्री होल्डर, आई एम ए बीएससी सिविल इंजीनियर, ओके, ठीक है? मैंने बीएससी की हुई है। तो हाँ। 2 चीज़ें देखी जाए तो एक डिग्री होल्डर में और लोकल बंदे में फ़र्क होता है। कोई एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि जो हर कॉन्ट्रैक्टर है या हर कंपनी है जो वो उसको एक सख्त असूल बना ले, हुँ। कि इसके बगैर काम नहीं करना, जिसका दोनों को फ़ायदा हो, क्लाइंट को भी हो और कंपनी को भी हो? उसमें मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले हम अपने जो ब्रेक है ना, हाँ, बिल्डिंग की जो बुनियाद है, स्ट्रक्चर है, हाँ, उस पे अपनी तवज्जो दें। ठीक है? फिनिशिंग है हमारी, फिनिशिंग को हम जब मर्ज़ी चेंज करें, बिल्डिंग चेंज नहीं हो सकती। ठीक है? हमारे हिसाब से उसमें वाटर प्रूफिंग है। अब हाँ, जो मसला होता है, देखिए कुछ लोग होते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग जो है हमारे, देखिए सबसे घर में प्लम्बिंग मेजर है, हाँ, इलेक्ट्रिकल है। कुछ लोगों को लोड ही डिवाइड करना नहीं आता। ऐसे ही है। ठीक है, लोड ही डिवाइड नहीं करना होता। जैसे अब एक तार है, 729 की तार है, वो पावर की वायर, पावर के लिए यूज़ हो रही है। हाँ, अब 329 पे वो चीज़ चलाएँगे तो वो धमाके करेगी, चलेगी तार। ऐसे ही ठीक है। है? इन लोड डाइवर्जन को प्रॉपर चेक करना पड़ता है। फिर जो सेफ्टी के लिए जो उसके बाद प्लम्बिंग के पाइप हैं, उनको एज़ पर स्टैंडर्ड उनके जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमने उसको डालें। अब जैसे सीवरेज के लिए पाइप 6 इंच हाँ, का रिक्वायर्ड है, अब हम मुझे 2 इंच का डाल दें, हम क्या ब्लॉकेज है। ब्लॉक कीजिए। तो वो नुकसान, ये बिल्डिंग को नुकसान दे रही है। जैसे बिल्डिंग में पानी लगा, उसकी बुनियादों में पानी गया, तो वो बिल्डिंग के नुकसान दे मतलब रहा है। आप ये चाहते हैं कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो ए प्लस करें वरना ना करें। ए प्लस में भी अभी कर रहे हैं, काम करें ए प्लस में भी, लेकिन स्ट्रक्चर को उसको ए प्लस में लेके जाएँ। वही ना, स्ट्रक्चर ए प्लस में होना चाहिए। फिनिशिंग में है, जिस हिसाब से हम बंदा बजट होता है, वो उसमें हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते उस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, फिनिशिंग में देखें, फिनिशिंग में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो साल 2 साल बाद भी हम काम करवा सकते हैं। लेकिन जो बेस है हमारी, वो वही बात मेरी कि स्ट्रक्चर चेंज करना मुश्किल है बनिस्बत फिनिशिंग के। फिनिशिंग हम चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। जी, नुमान साहब बड़ी अच्छी गपशप रही, इंशाल्लाह थैंक हम यू जो है सर। ना आपको वक़्तन-फ़क्तन मज़ीद याद करते जी, रहेंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। इस तरह की कोई हर्डल्स आएँगी तो लोगों को हम अवेयर करने के लिए ना आपसे जो है ना ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट भी टाइम लेंगे। इंशाल्लाह। इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन्स होंगे या हमें कोई कमेंट्स में कोई क्वेश्चन करेगा, जी, इंशाल्लाह उसके लिए हम ज़रूर आपको तकलीफ़ जी, देंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी इस पॉडकास्ट को यहीं पे इख्तिताम करते हैं और नेक्स्ट पॉडकास्ट हम करेंगे। आप लोगों ने अभी हमें कमेंट्स में बताना है कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट करें। आज के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।